अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। ऑपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अदम एतमाद लाने के 48 घंटों के दावे को 24 घंटे गुजर चुके हैं। इस हवाले से अब से चंद लम्हों के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है और रिपोर्टेडली मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम आपसे बात कर रहे हैं। और कुछ देर कबल वफाकी वजीर मोनस इलाही और वजीर आज़म इमरान खान के दरमियान भी मुलाकात हुई है, जिसमें इत्तेहादियों के मामलात पर गुफ्तगू की गई है। यानी दोनों जानिब मुलाकातें हो रही हैं, मामलात तय किए जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी और काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। मुल्क की सियासत के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है, जबकि ऑपोजिशन जमातें इत्तेहादियों के बगैर तहरीक इंसाफ की 24 MNAs की हिमायत का दावा कर रही हैं। इस वक्त मुल्क की सियासत में अगले 24 घंटों को अहम करार दिया जा रहा है। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या तहरीक अदम एतमाद का कोई फायदा होगा। इसी हवाले से हुकूमत इत्तेहादी परवेज इलाही ने दावा किया कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकले। 48 घंटों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। अभी अंदर हंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद जोहर साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, निकलेगा ये निकल आएगा। और जो 48 घंटे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है वो तो फजल मान सकता है। ऑपोजिशन अदम एतमाद की हांडी को जायकादार बनाने के लिए कोशा तो है, मगर सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन अदम एतमाद के लिए मतलूबा अहदाफ हासिल कर चुकी है? क्या मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से ऑपोजिशन में मौजूद डेडलॉक अब खत्म हो चुका है? अगर इत्तेहादी ऑपोजिशन का साथ दे तो फिर क्या हो सकता है और हुकूमती सफ़ों में नकबजनी के क्या असरात मुरतब होंगे? क्या अगले 24 घंटों में अदम एतमाद आ सकती है? इस हवाले से ऑपोजिशन में राब्ते तो हो रहे हैं, मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को 5 रोज में इस्तीफा देने का आइटम दे दिया कि खान साहब 5 रोज में असम्बलियां डिसॉल्व करें। हम आपको वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते हैं, आपसे छुटकारा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम का आप ये मुतालबा खुद मान ले। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है, 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। 5 दिन बाद हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक हमारा नंबर पूरे हो चुके होंगे, हम अदम एतमाद लेकर आएंगे और आपका बंदोबस्त खुद करेंगे। उधर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पर ऑपोजिशन के 3 बड़ों में फौरी इंतखाबात पर इत्तफाक का इम्कान पैदा हो गया है। और जराये के मुताबिक अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम छोटी बड़ी जमातें कंसेंसस डेवलप कर चुकी हैं कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए। कबल पीपल्स पार्टी फौरी इंतखाबात की बजाय आइनी मुद्दत पूरी करने पर बज़िद थी और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी आइनी मुद्दत पूरी होने का चार्टर ऑफ डिमांड दिया था। ज़राए का दावा भी है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर ऑपोजिशन में डेडलॉक खत्म हो गया और PDM ने पीपल्स पार्टी को फौरी इंतखाबात पर कायल कर लिया है। ऑपोजिशन और इत्तेहादियों में डेडलॉक के खात्मे के बाद ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के लिए मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिस पर 80 से ज़ायद ऑपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन ने बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर रखी है। तहरीक अदम एतमाद और इजलास के लिए रिक्विजिशन किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है, जिसके लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चेंबर को अलर्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों की शराइत पर कैसे अमल हो सकता है, जबकि खुद ऑपोजिशन का दावा है कि इत्तेहादियों को हुकूमत से बढ़ दी जाए तो ही ऑपोजिशन का साथ देने पर राजी। अब अदम एतमाद तहरीक में इत्तेहादी होंगे या इत्तेहादियों के बगैर? ऑपोजिशन कह रही है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, उनके बगैर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव टेबल की जाएगी। इत्तेहादी साथ होंगे तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इस पर कानूनी पेचीदगियाँ क्या है? इत्तेहादी नहीं होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। अब आगे का लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, इस पर प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या विद इन दी ऑपोजिशन पार्टीज कोई कंसेंसस डेवलप हो गया है, वो क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए रिक्वायर्ड नंबर्स पूरे हो गए आपके पास? जी, अपोजिशन के पास जितने रिक्वायर्ड नंबर थे उससे ज्यादा नंबर मौजूद हैं और उस बात का इजहार ये भी है कि सारी अपोजिशन की क़यादत अगर आपस में मुलाकातें कर रही है और मुसलसल मीटिंग्स चल रही हैं तो आखिर कुछ ग्राउंड वर्क हुआ है तो कर रहे हैं ना, हवा में तो नहीं कर रहे। कमजोर किस्म की गई मीटिंगें हमेशा मुखालिफ कुव्वत को तगड़ा करती है।
ऐसा तो नहीं है कि वो अपने इक़दामात की बदौलत हुकूमत को मजबूत करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर अपोजिशन की तैयारियों के बाद उनकी जो पोजीशन है, अपोजिशन के पास जो नंबर है इस वक्त, उसमें हुकूमत के लिए परेशानी है। तो जो हुकूमत 4 दिन पहले कह रही थी कि हमारे पास फिजिकल स्पेस नहीं है, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते, आज में ये हो गया। क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन शुरू होती है, एक दिन बिलावल साहब का मार्च शुरू होता है और उसी दिन जनाब वजीर आजम साहब के बड़े पैकेज का ऐलान कर देते हैं, खजानों के मुंह खोल देते हैं। वो तेल जो बढ़ाने जा रहे थे उसमें से 10 रुपए लीटर कम कर देते हैं, बिजली कम कर देते हैं, और अचानक पता नहीं पैसा कहाँ से आ जाता है कि हम कर्जे भी दे रहे हैं, हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे भी बढ़ा रहे हैं। तो ये दबाव जो है, इसने अपना रोल तो प्ले किया कि हुकूमत को अपनी करेक्शन करनी पड़ी। तो कायरा साहब, ऑपोजिशन के पास जो नंबर्स इन हैंड है, क्या उसमें हुकूमती इत्तेहादियों के नंबर्स भी शामिल है? मैंने अर्ज किया ना कि ये मैं आपको तखसीस के साथ बयान नहीं कर सकता। हुकूमती इत्तेहादियों के भी हैं, हुकूमत के अपने लोगों के भी हैं, और वो नंबर 172 नहीं है, 172 से जायद है। ज़ाहिर है 172 से जायद होंगे या 172 होंगे तो तभी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। लेकिन आज सुबह बिलावल साहब का ये स्टेटमेंट कि काफ लीग को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुतालबा किया जा रहा था कि थोड़ा सा उनकी डिमांड्स को मीट किया जाए तो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो क्या वो काफ लीग की डिमांड्स को मीट कर रहे हैं तो काफ लीग साथ चलने को तैयार है? अब मुझे उससे उनके आर्गूमेंट के बैकग्राउंड का पता नहीं है, मैं साथ नहीं हूं कि उन्होंने वो आर्गूमेंट किस रेफरेंस में किया है या उसके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या था, लिहाजा उसके ऊपर मैं कोई अपने तौर पर कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं सर कि क्या हुकूमती इत्तेहादी उस नंबर्स का हिस्सा है, या आप समझते हैं कि इत्तेहादियों के बगैर भी, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि हमें इत्तेहादियों की जरूरत नहीं है, हमारे पास इतने नंबर्स मौजूद हैं कि इत्तेहादी साथ ना भी हो तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की इस मूव को कामयाब कर लेंगे? पहली गुजारिश ये है कि हमें इत्तेहादियों की जरूरत है। हमारी पहली सक्सेस ही ये है कि हुकूमत के इत्तेहादी वो बयानियां कह रहे हैं जो हमारा बयानिया है, यानी लोगों की तकलीफ, तंगी, मुल्क के अंदर क्राइसिस, इकोनॉमी की हालत, इस सारे के ऊपर जो हमारा मौकफ था अपोजिशन का, उसको अगर हुकूमत के इत्तेहादियों ने तस्लीम किया, वो वही बयानियां देना शुरू हो गए, तो ये हमारी सक्सेस है। दूसरी कि हुकूमत के इत्तेहादी हमारा इसका हिस्सा है, होने चाहिए। नंबर तो हुकूमत से छोड़ के जाने आने वाले बहुत सारे एमएनएज हैं जिनका नंबर शायद हुकूमत के इत्तेहादियों के अलावा भी उससे ज्यादा हो। तो कह रहे सब नो कॉन्फिडेंस के बाद की सूरत हाल पर कंसेंसस डेवलप हो गया है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगी, वो कामयाब होगी, उसके बाद क्या होगा? क्या ये कंसेंसस हो गया इस पे ऑपोजिशन जमातों के मामले? जी, इसके ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ये मैं तो ये गुजारिश कर रहा था कि सिर्फ प्रायर टू दैट जो अगली को हटाने के बाद जो नई गवर्नमेंट तश्कील पाएगी, वो एक जिम्मेदारी होगी, वो किसी के पास कोई लेयर तो नहीं होगा, और वो किसी एक जमात की हुकूमत भी नहीं होगी, सब जमातों की मिलकर हुकूमत होगी। लेकिन कायरा साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद फौरी इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमादा हो गई है। जी, ये सवाल का जवाब तो पिछले 15-20 दिन से हम दे रहे हैं और हर चैनल पे दे रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। फौरी इंतखाब से मुराद क्या है? क्या आज ये हुकूमत खत्म होती है तो अगले दिन हुकूमत डिसॉल्व करके नए इंतखाब की बात करनी है? आंसर इज नो। कायरा साहब, अभी भी आप ये समझते हैं कि असेंबलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? देखिए, मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ, अब आपके दो सवालों में तजाद आ गया। मैं तो कह रहा हूं कि क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन होना चाहिए, जो यकीनन मिड टर्म होगा, जो यकीनन कबल अज वक्त इलेक्शन होगा। ये हमारी ख्वाहिश है। मैं असल में समझना ये चाह रहा हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, अगर वजीर आजम के खिलाफ वजीर आजम को हटा दिया, उसके बाद वजीर आजम आ गए, लेकिन असम्बलियां तो डिसॉल्व नहीं होंगी, फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ तो फिर नहीं जाएंगे, क्या मैकेनिज्म होगा? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि उसके बाद का फ्रेमवर्क क्या है। मैं उसी के ऊपर अर्ज कर रहा था, बिल्कुल उसी को एड्रेस कर रहा था कि ये असेंबली चली जाए, ये गवर्नमेंट चली जाए, असेंबली रहेगी, इस असेंबली से एक नई हुकूमत तश्कील पाएगी। वो हुकूमत अपोजिशन की हुकूमत होगी, जिस वक्त अपोजिशन है उन पर मुश्तमिल होगी। और उस हुकूमत का मैंडेट क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? उस हुकूमत की जिम्मेदारी ये होगी कि उसने क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन की तरफ जाना है। इलेक्शन की तरफ जाने से पहले कुछ काम करने हैं। एक तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारी तबाहियां फेरी हैं, खारजा पॉलिसी में, दाखिला पॉलिसी में, इकोनॉमी में,
इतना कुछ गंद किया है कि उसको साफ करते वक्त लगेगा। लेकिन उस हुकूमत ने ये काम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का नहीं करना। उसका काम ये होगा कि वो हुकूमत जो भी तश्कील पाती है वो कानून साजी करेगी रिलेटेड टू जी इलेक्शन। जी जी कायरा साहब, कि ये, हमने ये आपका स्टांस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की राय रिपोर्टेडली मुख्तलिफ है। उस पर ये कहा जा रहा था जराये के मुताबिक कि पाकिस्तान पीपल्स बिल्कुल पार्टी नहीं है। आमादा हो गई है, राय तब्दील कर ली है और अलाइन हो गई है पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम लीग ऐसा नून के नहीं है। साथ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी राय बैन ही वो है जो हमारी है। और हमारी राय क्या है? हमारी राय सिंपल ये है, आप फरमाइए कि मुस्लिम लीग नून की क्या ये ख्वाहिश है, क्या आपकी ये इतला है कि वो ये चाहते हैं कि जी आज ही अभी फौरी तौर के ऊपर ये असम्बली डिसॉल्व हो जाए, इमरान खान की हुकूमत आज खत्म होती है, कल नई हुकूमत तश्कील पाती है और परसों वो असम्बली डिसॉल्व करके नया इलेक्शन करते हैं? क्या ये ख्वाहिश है? अगर ऐसी हो, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, अगर ये हो तो आप फरमाइए कि क्या उसके साथ अगला जो इंतखाब होगा वो मौजूदा कवानीन के तहत होगा? कायरा साहब, मेरा सवाल भी इसी से कनेक्टेड है पॉलिसी सर। बनानी है। अगर ऐसा है तो अब फिर करिए। बिलावल साहब वजीर आजम इमरान खान साहब से जो डिमांड कर रहे हैं कि आप 5 रोज के अंदर अंदर असेंबली डिसॉल्व कर दें, आप ये कह रहे हैं कि असेंबली को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, बिलावल साहब डिमांड कर रहे हैं कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, तो ये इसमें तजाद नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि इस हुकूमत के खात्मे के बाद जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत चंद हफ्ते या चंद महीने की होगी और उसका सिर्फ एक काम होगा कि इलेक्शन कवानीन को दुरुस्त करके नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। मैंने कब कहा कि ये मुद्दत पूरी करेगी? मैं तो कह रहा हूं, आपको बार बार कह रहा हूं कि मिड टर्म इंतखाब होगा, कबल अज वक्त इंतखाब होगा। ये हमारी डिमांड है। और जो बिलावल साहब ने कहा है, बिलावल साहब ने 38 डिमांड्स की है। डिमांड्स आप हमेशा हुकूमतों से करते हैं लोगों को एड्रेस करने के लिए। उसका तरीका ये भी होता है कि आप अपना चार्टर लोगों के सामने रख रहे होते हैं कि हम ये चाहते हैं, हम आप लोगों के मसाइल की निशानदेही कर रहे होते हैं कि हम ये मसाइल हैं जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, इनको एड्रेस करेंगे। उसका एक तरीका होता है कि आप हुकूमत से मुतालबे की सूरत में कर रहे होते हैं, वरना लॉजिकली तो हमें हुकूमत से मुतालबे करने ही नहीं चाहिए। हम तो इस हुकूमत को जब मानते ही नहीं है तो मुतालबा किस बात का? लेकिन कायरा साहब, जब जब बिलावल साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि असम्बलियाँ डिसॉल्व होनी चाहिए, अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, उसके बाद तो यकीनन इंतखाबात की तरफ ही जाते हैं, उसके बाद तो कोई दरमियानी कोई हुकूमत नहीं, फिर इंटरिम सेटअप होता है जिसका काम इंतखाब कराना होता है। सर मेरे भाई, मैंने जो गुजारिश की उसको उस रंग में भी देखिए। आपका नुक्ता नजर अपनी जगह मोहतरम, मुझे उसका एहतराम है। आपका नुक्ता नजर, सवाल ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसमें जो गवर्नमेंट के ऊपर एतराज होते हैं आप मुतालबात की शक्ल में वो भी करते हैं, आप मुतालबात की शक्ल में अपना एजेंडा भी देते हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, वो भी कह रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, वो ये भी कह रहे हैं कि आजादी सहाफत के ऊपर काम किया जाए, वो ये भी कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आइंदा से इस तरह का अदालती निजाम होना चाहिए। वो जजेस की अपॉइंटमेंट की बात भी कर रहे हैं, वो 18वीं तरमीम की बात भी कर रहे हैं। वो 38 पॉइंट में सिर्फ एक तो नहीं है ना। सो आप उस एक पॉइंट की बुनियाद पे नहीं खेल सकते। मैं जो कह रहा हूं कि उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने सवाल रखने के असलूब होते हैं। ठीक, कायरा और जो बात साहब, वो कर रहे हैं 5 रोज का अल्टीमेटम दे रहे हैं वो। हमारे मुतालबे के अलावा, ये बात आपकी एक हद तक दुरुस्त के, हमारे मुतालबे के अलावा अगर वजीर आजम साहब अपने तौर पे असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर फौरी तौर पे जो मौजूदा कवानीन है उन्हीं के तहत इलेक्शन होंगे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। अच्छा कायरा साहब, लास्टली, क्योंकि 5 रोज का अल्टीमेटम दे रहे हैं वो कि 5 रोज के अंदर अंदर कर दें, अगर 5 रोज में वजीर आजम खुद असेंबली डिसॉल्व नहीं करते तो उसके बाद क्या करेंगे फिर? नहीं करेंगे यार। पहली गुजारिश तो ये है कि हम लोग अभी तो सिर्फ लाहौर कराची से निकले थे तो पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशखबरी आ गई, उसके समरात तो आ गए। जो मार्च शुरू किया था बिलावल साहब ने, मेरी दानिश में वो मार्च अपनी जगह उस दिन कामयाब हो गया जिस दिन वजीर आजम साहब तमाम तर दावों के बावजूद लोगों को रिलीफ देने पर मजबूर हो गए। दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटम्स आप इसी तरह देते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो जी हम आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ हम जो भी फैसला करेंगे। अब ये है आपका सवाल के अंदर छुपा हुआ सवाल जो मैं समझ सका हूं, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन आपके सवाल के अंदर जो आप सवाल मुझसे करना चाह रहे हैं वो ये है कि यहाँ आके क्या करेंगे, आपका हतमी लाअमल क्या होगा। वो जिस तरह बिलावल साहब अभी तक आपको मुख्तलिफ मौके पे अपना एजेंडा अनफोल्ड कर रहे हैं, वो जब हम इस्लामाबाद के नजदीक या इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वहां अपने हतमी लाअमल का ऐलान करेंगे। उसमें थोड़े दिन बाकी है।
ये सवाल बहुत दिनों से हो रहा है। और कायरा लेकिन साहब, उसको इसका हम मतलब time ये भी नहीं समझा जानते। जाए कि 5 रोज के बाद शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी टेबल होगी। देखिए, समझने को दुनिया एक आसमान है, आप जो चाहे समझे, आप आजाद हैं। मैं तो वही कह सकता हूँ जो मेरी पार्टी का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और वो ये कहते हैं कि अब असम्बलियाँ जो है उनको अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इमरान खान साहब घर जाते हैं, उसके बाद जो हुकूमत बने और उसके कुछ जो है वो ऐसे मामलात हैं जिसको तय करे। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन से रिलेटेड है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अनडू करना होगा और अनडू करने के लिए वो कहते हैं इंटरिम सेटअप भले 1 महीने 2 महीने के लिए हो, उसको रहना चाहिए। अब क्या यही सेटअप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी काबिल कबूल होगा? और अगर ये 1-2 महीने के लिए है तो क्या इत्तेहादियों को भी काबिल कबूल होगा? क्या इत्तेहादी चाहेंगे कि उनके साथ जो भी लो और दो की पॉलिसी हो, बारगेन हो, वो 1-2 महीने के लिए हो या देरपा हो, कलील मुद्दती हो या फिर तवील मुद्दती जो है वो एक अलाइंस होगा ऑपोजिशन के साथ? इस बारे में बहुत सारी मामलात हैं। अब MKM है, एक तरफ काफ लीग है, काफ लीग के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात होती है और उसके बाद 2 मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स सामने आते हैं। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब आके ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक तो कोई बात ही नहीं की। उन्होंने तो अपने रशिया के विज़िट पर चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब और जो काफ लीग है उसको एतमाद में लिया और बताया है कि कितना सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हमारे साथ MKM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब भी मौजूद होंगे और अहमद बिलाल महबूब साहब भी होंगे। आपके आइनी तौर पर जो पेचीदगियाँ हैं वो कैसे दूर होंगी और क्या क्या अभी भी ऐसी मनाजिल हैं जो ऑपोजिशन को तय करनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त रहनुमा MKM वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले फरमाइएगा कि ऑपोजिशन जैसे क्लेम कर रही है कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमें चाहिए अदम एतमाद के लिए वो पूरे हो गए हैं, इन नंबर्स में MKM के नंबर्स भी शामिल हैं? मेरे इल्म में नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर देर किस बात की है? अगर नंबर्स पूरे हो गए तो फिर काम अपना शुरू करें, जो तरीक़ेकार है उसका। जी, उसके लिए तो मौलाना फजलुर रहमान जो सरबरा PDM उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया। फिर आज बिलावल साहब कह रहे हैं, वो अल्टीमेटम दे रहे हैं हुकूमत को कि आप खुद चले जाइए, असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दिए, अदरवाइज हम तो आ ही रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। देखिए, जिनका आप जिक्र कर रहे हो बिलावल साहब का, वो मैं समझता हूँ कि पहले अपना सूबा तो ठीक कर लें। ये धमकियाँ देते फिर रहे हैं, अल्टीमेटम देते फिर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान पे रूल करना चाहते हैं क्या? सिंध तबाह कर दिया इन्होंने, कराची उजाड़ दिया, तो अब ये किस मुंह से अवाम में जाते हैं? और मेरे समझ में नहीं आती बात। Somehow they have managed to कम से कम लोगों को बाहर तो उन्होंने निकाला है सर। इस वक्त भी एक मोमेंटम तो दिखाई दे रहा है बिलावल साहब के मार्च का भी, लेकिन कतई नज़र इस बात से MKM ने क्या कुछ डिसाइड कर लिया है या अभी भी इनडिसाइसिवनेस है? हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या ऑपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक का हिस्सा भी बन सकता है? देखिए, अंदरूनी सिंध की जमात हो चुकी है इस वक्त पीपल्स पार्टी, और अरबों खरबों रुपया है इन लोगों के पास। ज़ाहिर है वो खर्च कर रहे हैं और आवाम को दिखा भी रहे हैं कि आवाम उनके साथ है। रोटी और कपड़ा और मकान के लिए की तलाश में आज सिंध की आवाम इंतज़ार कर रही है इनका। और जहाँ तक MKM का ताल्लुक़ है, MKM बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आएगी तो हम कोई स्टेप आगे बढ़ाएंगे। क्या चाह रही है ऑपोजिशन, क्या प्लान्स हैं उसके, इससे पहले भी कोशिशें कर चुकी है ऑपोजिशन। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप को कोई तब्दीली लानी है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के थ्रू, तो जो जमातें हैं सियासी, उनके सामने अपना प्लान तो रखें, अपना प्रोग्राम तो रखें। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से, बयानात देने से लोग अब थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं। ये सारी वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने 3-3 दफ़ा रूल किया है इस मुल्क को। तो लेट्स सी। और वसीम साहब, ऑपोजिशन का प्लान तो बड़ा सीधा सादा सा है सर, एंड दैट इज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, एंड फॉर दैट मैटर दे नीड नंबर्स। नंबर्स कहते हैं कि पूरे हैं। 96H मॉडल टाउन में आपकी मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी हुई थी, तो ऑपोजिशन ने
तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है कम से कम लाहेअमल क्या है, वो चाहते क्या है, जो चाहत है वो तो सबके सामने रख दी है कि उनकी चाहत यही है कि इमरान खान साहब घर जाएं, उसके लिए अदम एतमाद की तहरीक है। खैर उसके लिए घर जाना भेजना इतना आसान नहीं है ना। आपको नंबर्स चाहिए, आपको वो एक जो प्रोसेस है उसको एग्जॉस्ट करना होगा। फॉर दैट यू नीड द नंबर्स एंड एज यू आर सेइंग इफ दे हैव द नंबर्स सो गो अहेड, व्हाट इज द डिले एंड व्हाई इज द डिले? वसीम अख्तर साहब, एक सादा सा सवाल है, देखिए अगर ऑपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं तो फिर तो इत्तेहादी साथ दें या ना दें, अदम एतमाद की तहरीक आएगी और वो कामयाब भी करा लेंगे। यानी इसमें तो शायद कंसर्न ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहादियों का होना चाहिए, ऑपोजिशन का कंसर्न नहीं है कि इत्तेहादी साथ है या नहीं, और वो यही कह रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता है तो फिर कितने कंसर्न होंगे आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत चली जाएगी, इत्तेहादी फिर भी साथ खड़े रहेंगे, फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है इसमें इत्तेहादियों के लिए। देखें उसके बाद फौरन इलेक्शन भी हैं। हम तो जिन मसाइल में घिरे हुए हैं हमें ना इंटरेस्ट है कि हम वजारतों में आएँ। हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो लोगों के मसाइल हैं वो हल हों और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलनी चाहिए वो दी जाए। तो हम 4 सालों से इमरान खान साहब से भी कह रहे हैं, हमारे ऑफिस बंद हैं, हमारे मिसिंग पर्सनस हैं, हमें वो स्पेस नहीं दी गई इनकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो हमारे लिए तो वही के वही हैं फ़ायदे जिनको हो रहे हैं। जो नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे उनको फ़ायदे फॉर अ लिमिटेड पीरियड होंगे। उसके बाद इलेक्शन है 23 को, तो उसके इलेक्शन के बाद हमारी अपनी प्लानिंग है, हम अवाम में जाएंगे और इंशाल्लाह हम सीट्स निकालेंगे। उसके बाद बात करेंगे फिर हम कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी डिमांड्स क्या हैं। देखिए वसीम अख्तर साहब, सबसे ज़्यादा नंबर्स आपके हैं, 7 नशस्तें आपकी हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल स्पेस ना मिली। कुछ आपके एक ऑब्वियसली चार्टर ऑफ डिमांड था आपके दफातर से मुताल्लिक और बहुत सारे रिजर्वेशन थे, वो नहीं हुए। बावजूद इसके आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल हमारी मजबूरियां हैं। देखें हम इन दोनों जमातों के साथ 3 दफ़ा इल्हाक कर चुके हैं। हमारे पास ऑप्शन यही नज़र आ रहा था। हालांकि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने इनके सामने रखे। हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं कराची में। हम कोर्ट में गए थे पीटीआई के खिलाफ ऑन दी सीट्स, तो इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुए थे। हमारी जो रिक्वेस्ट है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। तो आज अगर आप ऑपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाते और कल ऑपोजिशन सेंटर में होती है, वो कोई भी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तो कल भी मतलब ऐसे ही डेडलॉक रहेगा? मतलब अगर आपका कोई नज़रियाती इख्तलाफ है, क्योंकि एमक्यूएम के बारे में तो एक तासुर है कि सेंटर में या हुकूमत से इल्हाक करके ही एमक्यूएम चलती। हाँ देखें, जो बेहतर होगा हम उस की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारे जितने भी नंबर्स होंगे उस हिसाब से हम 23 के इलेक्शन के बाद फैसले करेंगे, चाहे वो हुकूमत में रहने का हो चाहे अपोजिशन में रहने का हो। लास्टली सर ये फरमाइएगा कि टेलीफोन कॉल्स का चक्कर तो नहीं है, कोई टेलीफोन कॉल्स तो नहीं आ रही आपको? देखें मैं अपने हवाले से कह सकता हूं कि मेरे पास या हमारे पास कोई अभी तक ऐसी कॉल नहीं आई है कि यूं कर लें या वो कर लें। ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने फैसले खुद कर रहे हैं इंशाल्लाह और आइंदा भी करेंगे। वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। अगर अब इत्तेहादी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हुकूमत का साथ जो है वो देते हैं और ऑपोजिशन के साथ नहीं होते, तो फिर ऑपोजिशन के अपने मेंबरान अगर वो खुद ही जो है वो हुकूमत के मेंबरान हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो मेंबरान असम्बली खुलकर ऑपोजिशन का साथ दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हुकूमत के अपने ही लोग हुकूमत के खिलाफ हो जाते हैं तो फिर कैसे वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी? क्या डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी? क्या ये इतना सादा मामला है? और अगर ये होता है तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर कॉलमिस्ट, सीनियर एनालिस्ट सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो फरमाइएगा, जैसे ऑपोजिशन कह रही है कि हमारे साथ इत्तेहादी ना भी हो, हमारे साथ अगर हुकूमत के मेंबरान इतनी बड़ी तादाद के अंदर है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बना लेंगे, तो अगर हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के खिलाफ वोट देते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग होती है, डिफेक्शन क्लॉज लगती है, तो उसके बाद क्या होगा? कि आईनी मामला क्या है सर, इसमें क्या पेचीदगी है? देखिए, ये टेक्निकली एक खुला किस्म की चीज़ होगी जिसके नतीजे में तहरीक एतमाद को अगर मतलूबा तादाद मुयस्सर आ गई तो वो तो पास हो जाएगी। यानी इनके जो बागी होंगे या जो डिफेक्टर्स होंगे, इनके वोट तो काउंट हो जाएंगे और उसके नतीजे में अगर तादाद पूरी है तो करारदाद भी पास हो जाएगी। लेकिन ख़ुद इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए
डिफेक्शन क्लास की बुनियाद पे रेफरेंस फाइल हो सकता है और ये अपनी सीटों से महरूम हो सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है कोई तकरीबन 1.5-2 महीने तो कम से कम चलता है, क्योंकि उसके बाद का जो प्रोसेस लिखा हुआ उस पर 1 महीना तो इलेक्शन कमीशन के पास है और 1 महीना मेरे ख्याल में उस कैंडिडेट उस मेंबर्स से एक्सप्लेनेशन कॉल करने में, उसका जवाब देने में, उससे वजाहतें लेने में, उसमें गुजर जाएगा। तो 2 महीने यूँ समझिए रफली। उसके बाद लेकिन शायद उनके डिस्क्वालीफाई होने के इम्कानात काफ़ी रोशन होंगे। आपने बड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कर दिया कि ये खुदकुश हमले के मुतरादिफ होगा। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी अहमद साहब, इस डिस्क्वालिफिकेशन की मियाद क्या होगी? क्या सिर्फ इसी टर्म तक डिस्क्वालीफाई रहेंगे या ये कोई ताहयात नाअहली किस्म की चीज़ होगी? नहीं, ताहयात तो नहीं होगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये इसी टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे। और इसके बाद अदम एतमाद की तहरीक तो कामयाब हो जाएगी। अब ये ऑब्वियसली जब डिस्क्वालीफाई होंगे तो इनकी नशस्तों के ऊपर फिर बाई इलेक्शंस होंगे, ज़मनी इंतखाब की तरफ जाएगी हुकूमत? जी हाँ, ज़ाहिर है जब वो हो जाएंगे, खाली हो जाएंगी सीटें, डिक्लेयर हो जाएगी, ये लोग डी नोटिफाई हो जाएंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बाई इलेक्शन का एहतमाम करेगा। तो फिर अहमद साहब इस पर ऑब्वियसली असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने की तक की नौबत या फ्रेश इलेक्शंस वाली नौबत तो यहाँ नहीं आती। फिर क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत बाई इलेक्शंस की तरफ जाएगी? देखिए, हुकूमत का या अपोजिशन का यानी क्या प्लान है। अगर अपोजिशन की तरफ से मुतज़ाद बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा बात यही सुनने में आ रही है कि ये अगर हुकूमत चेंज हो गई तो नई आने वाली हुकूमत जो अपोजिशन पार्टियों पर मुश्तमिल होगी, उसका बुनियादी काम ये होगा कि जल्दी से कुछ इंतखाबी इस्लाहात करके इंतखाबात का ऐलान किया जाए, यानी असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाए। तो वो मुमकिन होगा ये नहीं, क्योंकि उसमें भी कई दुश्वारियाँ हैं, क्योंकि उसके लिए अभी सेंसस होना है, नई मरदमशुमारी होगी, नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे फिर नए डिमार्केशन होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, तो उसमें तो टाइम साल का एंड हो जाएगा। तो फिर जो अभी सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि फिर असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगी? देखिए, अगर तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो सकी तो फिर तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो भी गई तो भी कमो बेश यही होगा, क्योंकि अगस्त तक इस असम्बली की मियाद है। तो अगर अगस्त तक ना भी चली तो फरवरी मार्च तक तो ये खींच जाएगी फिर भी, तो क्या 4-5 महीने का फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस पे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी विद इन दी ऑपोजिशन को डेडलॉक था कि नून लीग ये चाहती कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी ये समझा रही थी कि नहीं, फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ इस्लाहात हैं, कुछ ऐसे कानूनी पेचीदगियाँ हैं, सबसे पहले उसको अनडू करने की ज़रूरत है और उसके बाद हमें नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर सुबह ये खबर आ रही थी कि अब कंसेंसस हो गया है कि नहीं, फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? जी, अगर ये कंसेंसस हो गया है तो फिर ठीक है, लेकिन उसमें भी ये जो चंद कवानीन पास हुए हैं उनको शायद अनडू करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर इनके पास मतलूबा तादाद है असम्बली में नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो लॉ को पास करने में कौन सा टाइम लगेगा। वो तो एक दिन में पास हो जाते हैं लॉ, हमारे यहाँ तो रिवाज है। तो इसलिए अगर फौरी इंतखाब कराने पे इत्तफाक राय हो गया है तो ये हो सकता है। अहमद साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि नेशनल असम्बली अगर डिज़ोल्व हो जाती है तो फिर जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, ऑब्वियसली सिंध हुकूमत उनके पास है, फिर जैसे आपने केपी गवर्नमेंट की बात की, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो फिर ये जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं इनका फिर फेट कैसे डिटर्मिन होगा? ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल पैदा हो जाएगी। देखिए, प्रेफर्ड बात तो यही है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ हों, लेकिन हमारा कानून, हमारा जो दस्तूर है, वो ये शर्त नहीं लगाता कि इंतखाबात इकट्ठे ही हों। ये तो इत्तफाक की बात है कि हमारी सारी असम्बलियाँ एक ही वक्त में डिज़ोल्व हुई, फिर एक ही दफ़ा इलेक्शन हो गए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अपने आप को डिज़ोल्व नहीं करती और वो कहती है नहीं, हम तो 5 साल अपने पूरे करेंगे, तो फिर उसके इलेक्शन बाद में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि क्या मुल्क में पेट्रोल बहरान सर उठा रहा है
इस आप मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर में कमी, ज्यादा दरामदी प्रीमियम और 1 खरब 30 अरब रुपए की गर्दिशी कर्जे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम की मकामी कीमत में कमी के ऐलान के बाद मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म ने मकामी कीमतों में कमी तो कर दी है, मगर सवाल यह है कि कीमतों का फर्क आने पर कंपनीज को अदायगी कैसे होगी। लेकिन हुकूमत और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के दरमियान इस पर कोई कंसेंसस अभी तक डेवलप नहीं हो सका। खदशा है कि आने वाली फसल की कटाई के सीजन के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का ऐसा संकट पैदा हो जाएगा जिसका जून 2020 में सामना करना पड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास मार्च से जून यानी फसल की कटाई के महीनों में तेल दरामद करने के लिए ज़र मुबादला की शदीद कमी है और मकामी बैंक कंपनीज को कर्ज की हद बढ़ाने पर भी राजी दिखाई नहीं देते। यानी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं मिल रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से भी गुज़श्ता कीमतों के फ़र्क के फंड्स भी जारी नहीं किए गए। यानी ये जो कीमतों का फ़र्क है, ये कहा यह जा रहा है कि ये डिफरेंशियल क्लेम्स होंगे जो बाद में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्लेम कर सकेंगी, लेकिन उसमें एक फ़र्क आ रहा है जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ख़त्म होती हुई ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास दिखाई दे रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हुकूमत की जानिब से ₹2.28 मुनाफा दिया जा रहा है, जबकि आलमी मंडी में तेल की फी लीटर कीमत 10 से 12 रुपए तक बढ़ चुकी है। अब ₹2 बचत करके 12 रुपए इजाफी खर्च करना कंपनीज के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उनके पास इतनी रकम नहीं है कि वो इस बचत के साथ मतलूबा मिकदार में तेल दरामद कर सके। इस तरह मार्जिन और माली रुकाई सप्लाई चेन बहाल रखना मुश्किल दिखाई देता है। इसी तरह से जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा है, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ तेल की सनत के नुमाइंदों की मीटिंग हुई है, जिसमें बताया गया है कि मार्च से जून के दौरान मुल्क में आइंदा फसल की कटाई के सीजन में डीजल की मांग में इजाफा मुतवक्के है, जिसका मतलब है कि इसका काफ़ी ज़खीरा मौजूद होना ज़रूरी होगा। ऑयल इंडस्ट्री ने हुकूमत से पूछा कि वो सप्लाई चेन को कैसे यकीनी बनाएंगे, जबकि 2009 के बाद से उनके PDC के बकाया जात अभी बाकी हैं, अभी तक वो भी पे नहीं हुए हैं और नवंबर के पहले 4 रोज़ में मजीद बढ़ गए हैं जब वज़ीर आज़म ने कीमतों में इजाफे में ताख़ीर की। इंडस्ट्री ने निशानदेही की है कि बैनुल अक़वामी कीमतों में इजाफा, रुपए की कदर में कमी, ज़्यादा दरामदी प्रीमियम और तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए की गर्दिशी कर्जे की वजह से उन्हें पहले ही मालियाती मसाइल का सामना है। बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाने और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत का इंतज़ाम इंडस्ट्री ने पहले ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रखी है कि वो उनके क्रेडिट को बढ़ाने में ताउन करे। ऑयल इंडस्ट्री ने खदशा जाहिर किया है कि जुलाई तक कीमतों को मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का फैसला हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल के लिए PDC में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा, क्योंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें हालिया जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल की वजह से बढ़ रही हैं। खदशा है कि अगर मकामी सारिफीन के लिए कीमतें बैनुल अक़वामी मार्केट के साथ मवाफिक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है और PDC निज़ाम जारी रखा गया तो ये सनत बरकरार नहीं रह सकेगी और इसकी वजह से सप्लाई चेन में शदीद खलल पड़ेगा। ऑयल इंडस्ट्री ने मुतालबा किया है कि PDC को फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजरसानी किया जाए या मुतबादिल तौर पर सब्सिडी का तरीक़ाकार कायम किया जाए, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, क्योंकि उन्हें बाद में रकम क्लेम करने का कहा जा रहा है और ये जो डिफरेंशियल क्लेम्स हैं ये पहले भी वाजिबुल अदा है, अभी तक वो अदा नहीं किए गए, तो एक बर्डन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर होगा उसकी वजह से उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कि मजीद ऑयल इंपोर्ट कर सकें, जिसकी वजह से मुल्क में एक बड़े बहरान का खदशा सर उठा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओगरा ये तमाम स्टेक होल्डर्स के माबैन जो मुशावरत है वो किसी मंतकी अंजाम को पहुंचेगी, कंसेंसस डेवलप कर लिया जाएगा ताकि बड़े बहरान से मुल्क को बचाया जा सके। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम इशू पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर को खुदकुशी के 3 साल बाद करप्शन के तमाम तर इल्जामात से बरी कर दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर 2 साल तक नैब की इंक्वायरी भुगतते रहे। उनका नाम 2 साल तक महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर ECL पर डाला गया, तो इस बात का तज़किरा भी उन्होंने सिवाय अपनी अहलिया और बेटी के किसी से नहीं किया। उन्हें दौरान तफ्तीश जूनियर अफसरान ने बेतौकीर किया, उनकी तजलील की और बिलाखिर उन्होंने दिल का गुबार एक ख़त के जरिए 14 मार्च 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सामने रखा, जिसमें उन्होंने अपनी बेगुनाही और नैब के रवैये की शिकायत की, जबकि इससे अगले रोज़ उनकी लाश मिली। मामला 3 बरस तक मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात रहा और बिलाखिर मौत के 3 बरस बाद उन्हें बेगुनाह करार दे दिया गया। इस फहरिस्त में 22वें ग्रेड के अफसर हुमायूं खुरम का नाम भी शामिल है, जिन्होंने नैब के दबाव की वजह से खुदकुशी की थी। इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जावेद अहमद का जंजीरों में लिपटा हुआ जस्दे खाकी भी हस्पताल में मौसूल हुआ था।
नैब की तस्दील के बायस जीते जागते इंसानों की खुदकुशियां अरबाब इख्तियार से सवाल करती हैं कि सवाल ये नहीं कि एहतसाब ना हो, सवाल ये है कि एहतसाब बिला तफरीक और शफाफ कैसे मुमकिन होगा। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर गिरफ्तारी और उसके बाद तहकीकात, ये क्या कानून है और ये कहाँ इंसाफ है। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।